लगातार ममता बनर्जी यही नारा लगाती रही। अब ये आंकड़ा और ये जो आंकड़ा आ रहा है 207 सीटों पर टीएमसी की बढ़त का क्या मायने हैं, क्या है बड़ी बातें, वो आप समझिए। ममता बनर्जी की जीत की हैट्रिक, यानी तीसरी बार ममता बनर्जी एक बार फिर मुख्यमंत्री बनेंगी। पश्चिम बंगाल की 2016 के नतीजे को फिर से दोहराती हुई नजर आ रही है। 200 के पार ये आंकड़ा जा चुका है। टीएमसी और बीजेपी में 11% वोट का अंतर है, यानी 2019 में ये जो वोट परसेंटेज बीजेपी का बढ़ा था वो कम हुआ है। इस बार बाबुल सुप्रियो, स्वप्न दास गुप्ता जैसे बीजेपी के सांसद जो है वो पीछे चल रहे हैं। बंगाल में लेफ्ट, कांग्रेस और आईएसएफ का सुपड़ा साफ हो गया है, यानी लेफ्ट और कांग्रेस का जो वोट था वो पूरा का पूरा ट्रांसफर होकर टीएमसी के खाते में चला गया है। सुमित, टीएमसी के खाते में चला गया पूरा का पूरा आंकड़ा जो है। और कुल मिलाकर परिस्थितियां जो है इस 2 बजे की बुलेटिन की शुरुआत मैं इसी से करना चाहूंगा। जो बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई थी वो बड़ी बड़ी बातें काफ़ी पीछे छूट गई हैं और अब परिस्थिति बिल्कुल साफ होती जा रही है कि बीजेपी के, अगर बीजेपी के नज़रिए से इस चुनाव को देखा जाए तो बीजेपी ने क्या खोया क्या पाया। बीजेपी ने बंगाल खो दिया, बदले में पाया पुडुचेरी, जो दो अलग अलग राज्य, एक बहुत छोटा और एक बहुत बड़ा। बीजेपी ने असम बचा लिया अपना, ये बीजेपी के लिए काबिल तारीफ बात है, लेकिन जिस तरीके से बंगाल लड़ा उस तरीके से बंगाल मिला नहीं। तो बीजेपी की लीडरशिप के लिए, जैसा कि अभी कुछ देर पहले विकास बता रहे थे कि जो लीडरशिप है वो नतीजों से खुश नहीं होगी, वो इसका इंट्रोस्पेक्शन करेगी, आत्ममंथन करेगी कि दरअसल कहाँ चूक गए। आलोक मेहता मेरे साथ है। आलोक जी, आप बोलना भी चाह रहे थे, रशीद किदवई साहब भी जुड़ गए हैं, विकास भी हैं, पंकज भी हैं, मानव जायसवाल बने हुए हैं। आलोक जी, बहुत ही ईमानदारी से विश्लेषण करिए और बताइए, बंगाल के चुनावों में बीजेपी से क्या चूक हो गई या बीजेपी के लिए ये चुनावी मुतमईन करने वाला चुनाव था कि हम सेटिस्फाइड है, हमको 80, 82, 85 सीटें मिल रही हैं? देखिए सुमित जी, मैं कहूँगा बंगाल, लेकिन जो पहले मैं एक लाइन कहना चाहता था वो आपसे कहूँगा जी। फिर से कोरोना की पहले बात इसलिए कि जो आपने कहा कि केंद्र और राज्यों की मिलकर जिम्मेदारी है, वह वर्षों से मैं आपको कई लेखा, इस समय कोई समय नहीं सबूत का, वर्षों से कहता रहा हूँ कि स्वास्थ्य और शिक्षा कुछ कम से कम भारत जैसे देश में बहुत हद तक राष्ट्रीय स्तर पर समानता होनी चाहिए और उसकी जिम्मेदारी केंद्र ले और राज्य हर चीज़ के लिए कहता है मेरा अधिकार है। आप उत्तर प्रदेश के अपने मित्र भी कई बैठे हैं, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े घोटाले हुए हैं तो हेल्थ के लिए हुए हैं, करोड़ों रुपए जेल में मंत्री अधिकारी सब रहे हैं, तो इसलिए कर अब मैं उस पर नहीं जाता। दूसरी बात, आपसे मेरा निवेदन है, मीडिया के हमारे दिव्यांग जी इतना काम कर रहे हैं, मैंने भी कुछ विशेषज्ञों से संपर्क में हूँ जो वायरस पर वर्षों से काम करते रहे, एम्स में भी हैं, इस वायरस से नहीं पूरे वायरस को लेकर के। उनका ये कहना था कि 6-6 महीने में बदल सकती है स्थितियां। मुझे, मतलब मैं नाम नहीं बताना चाहूंगा, मुझे और ऐसे कई लोगों को डॉक्टरों ने, एम्स के डॉक्टरों ने नहीं लगाया था शुरू में टीका। मुझे कहा गया कि जरा रुक जाइए अंकल, चूंकि वो हम ऐसे परिवारों से है जो सरकार के परिवार की बहुत बड़ी, मतलब अच्छी डॉक्टर हैं, अभी रुक जाइए। 1-1.5 महीने बाद उन्होंने अपनी मम्मी को भी 2 महीने बाद लगवाया, इसलिए कि ये कहना कि बस आज टीका लगेगा सब ठीक हो गए। कई टीके लगते हैं, कालरा के लगे, दूसरे टीके लगे, इस बीमारी को मान लिया गया है कि 6 महीने बाद फिर से दूसरा टीका लगाना पड़ सकता है, साल भर बाद फिर दूसरा रूप ले सकता है, हर साल एक टीका लगाना पड़ सकता है। हमारे बचपन में कोई टीका नहीं लगा, लेकिन उसके बाद हमारे बच्चों को 15 टीके शुरू में लग जाते हैं, पैदा हो रहे हैं जो हमारे ग्रैंडसन। मेरा ये मानना है कि हम टीका पर नहीं, पूरे सिस्टम में कैसे मिल करके लड़ें, पहले रोकें, और रोकने में टीका भी सहायक है। एक लाइन और, ब्रिटेन में अभी फोन कर लीजिए, नंबर मैं आपको दे दूंगा, कितने लोगों को अभी नहीं मिला है, इतनी कम आबादी है उसके बाद भी, लेकिन वहां कंट्रोल हो रहा है। सबको मिल करके, वहां की पार्टियों का कोई बहस किसी चैनल पर, किसी अखबार में दिखाई देता हो तो मुझे भेजिएगा कि वहां पर इतनी आलोचना होती है। होना चाहिए संसद में, इस सरकार की भी हो, भर्सना हो, हटा दें, कल मध्यावधि चुनाव करा दे, मैं तो इसके लिए निवेदन करता हूं, ममता जी करा दे। क्या चुनाव इसका आधार है? नहीं। इसी तरह से आज जीते हैं, हारे हैं, सबको बधाई। बीजेपी ने गलतियां की, समीक्षा करें, बड़ी बड़ी उन्होंने पहले भी हारे हैं, बड़े बड़े प्रधानमंत्रियों ने, एक नहीं, नेहरू से लेकर के मोदी जी तक की गलतियां हैं, तो सत्ता बदले। तब को आप और हम लोग कहते हैं सुमित जी आप बिके हैं, आप गोदी हैं, आप मोदी है। अरे भाई, सत्ता बदलने का काम जनता का है, हम खाली ये कह सकते हैं कि गलत हुआ, गलती वो सुधारे मिल के। आज भी मैं निवेदन कर रहा हूं,
क्यों नहीं वरुण गांधी जितना एक्टिव काम कर रहे हैं, दूसरे और बीजेपी में मान लीजिए ममता जी के लोग हैं जो काम कर रहे हैं चुपचाप पर्दे के पीछे। मैं नाम इसलिए ले दिया कि उनके मैसेज रात को 12 बजे भी आते हैं। मेरा ये कहना है कि ऐसे सब लोग जो सक्रिय होंगे, एमएलए, विधायक, पार्षद, दिल्ली में किसी पार्टी के दावे सब कर रहे हैं। उनके आरएसएस के आदमी ने कहा कि बीजेपी कहीं दिखती नहीं है दिल्ली में, जो उसके यहाँ के प्रवक्ता है। तो आप ये बताइए ना, मेरा निवेदन है कि इस समय लड़ने का मीडिया का काम भी नहीं है। हम लड़ाएं, हम निवेदन करें, बिल्कुल मिल के लड़िए, कुछ महीने में एक राष्ट्रीय समझ, एक राष्ट्रीय नहीं लगाए। आपके हमारे ट्वीट हजारों हैं जहां पर राजनीति बहुत पीछे हो और सिर्फ राष्ट्र की बात हो और मानवता की बात हो। देखिए, ममता बनर्जी को बधाई देने का सिलसिला शुरू हो गया है। शरद पवार एनसीपी के नेता ने ममता बनर्जी को बधाई दे दी है। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने भी ममता बनर्जी को इस जीत पर बधाई दे दी है। अखिलेश यादव पहले ही ट्वीट कर चुके हैं, उसमें बधाई तो नहीं थी लेकिन उन्होंने कहा था जियो दीदी जियो। राइट पंकज, क्या कहा था उन्होंने? बिल्कुल हैशटैग उन्होंने किया, दीदी जियो दीदी। दीदी जियो दीदी जो कहते थे मोदी, उसके मुकाबले में हैशटैग दिया। आप सही कह रहे हैं, अखिलेश यादव ने, अरविंद केजरीवाल ने, शरद पवार ने, ये सब मिलके ना एक तरीके से इन्होंने ममता के पीछे से अपनी एक राजनीतिक लड़ाई बना ली थी। इनका कोई वजूद तो वहाँ बंगाल में नहीं था, लेकिन ये सब मोदी की खिलाफत के मुकाबले में ममता को एक चेहरा बनाने की कोशिश की जा रही है। इस जीत को उस तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा है। तो क्या ये माना जाए रशीद किदवई कि विपक्ष जो है उसमें कांग्रेस के बगैर ममता बनर्जी वो चेहरा हो सकती है जो नरेंद्र मोदी का मुकाबला करे आने वाले 24 के चुनावों में? और क्या कांग्रेस उसके पीछे खड़ी होगी सीधी लड़ाई करने के लिए? जी सुमित जी, 2-3 चीजों का हमें ध्यान रखना है। देखिए, भारत की राजनीति में एक भूचाल आने वाला है। ये ममता बनर्जी की जीत कोई अरविंद केजरीवाल की जीत नहीं है जो छोटे से राज्य दिल्ली में। बंगाल में जिस पैमाने पे चुनाव हुआ, मोदी बनाम ममता, अमित शाह बनाम ममता, और पूरा बंगाल की एक पूरी सोच, एक विचारधारा, एक कल्चरल नेशनलिज्म है, सब नेशनलिज्म है, इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए देखिए, ध्यान रखिए कि 1989 से नेहरू गांधी परिवार का कोई भी सदस्य मंत्री या प्रधानमंत्री नहीं बना है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वो ट्रस्टीज ऑफ पावर है, पावर बिल्डर्स नहीं है। उन्हें हमेशा एक ऐसे आदमी की तलाश रहेगी कि जिसको आगे बढ़ा करके नरेंद्र मोदी से टक्कर ली जाए, और उस रोल में ममता बनर्जी और सोनिया गांधी के संबंध बहुत मधुर रहे, बहुत अच्छे हैं। आज आप ममता बनर्जी के दफ्तर में जाए तो आपको पीछे राजीव गांधी की तस्वीर नजर आएगी। ये बात मैं आज के उसमें नहीं कह रहा कि चुनाव ममता बनर्जी जीत गई तो गई, ये सारी चीजें डॉक्यूमेंटेड है। तो एक विपक्ष को एक बड़ा चेहरा मिल गया जिसकी पैन इंडियन आइडेंटिटी है। ममता बनर्जी कितना कर पाएंगी, क्या कर पाएंगी, आने वाला समय बताएगा। लेकिन जो 22 का उत्तर प्रदेश का चुनाव है वो बहुत कुछ डिटरमिन करेगा। अगर वहां भाजपा को परास्त किया जा सके तो फिर 24 भी जो है वो बिल्कुल मोदी जी के लिए और भाजपा के लिए मतलब सही बात है, अंधकार होगा। 24 तो दूर की कौड़ी है, अभी तो बहुत सी सीढ़ी बाकी है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश आने वाला है जहाँ पर यूपी सब कुछ है। जी मानव, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? सौरभ सिकदर बीजेपी के प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं। मानव, कुछ बोलिए, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? मैं सर बोलना चाहता हूँ, मैं सभी से आज्ञा लूंगा, मुझे दूसरी जगह जाना है। नेवरदलेस, आज का जो जीत है सर, जो हमारी जो जीत है, ये मोदी शासन के ऊपर हमारी जीत है, और उससे बड़ी जीत हमारी तब होगी जब सत्ता में आप थे, जीतेंगे। चुनाव आप लड़ रहे थे, इनकम्बेंट गवर्नमेंट आपकी थी। 2 मई जो नारा लगाते थे, 2 मई दीदी गई, आज 2 मई है और दीदी छा गई और बंगाल में खेला हो गया। और ये अब हिंदुस्तान के ऊपर है कि वो किस टीम में खेलना चाहती है, किस दिशा में चलना चाहती है और कब प्रश्न वो करना चाहती है। तो मानव, आप क्या ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की टीम के सामने जो टीम है उसकी कप्तान ममता बनर्जी होंगी? आप तैयार हैं इस बात के लिए? तो नरेंद्र मोदी जी के सामने पूरा देश है और ममता बनर्जी के साथ पूरा देश है। आज आपको अवगत करा रहा हूं, जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन, सीबीआई, ईडी, पैसा, ताकत, बीजेपी, मोदी शासन और साथ ही साथ बहुत मेजॉरिटेरियन मीडिया, मेजॉरिटेरियन पब्लिक नहीं, मेजॉरिटेरियन जनता नहीं, मेजॉरिटेरियन मीडिया ने मिलके पूरे हिंदुस्तान को जिस तरीके से खंडित किया है, पूरे बंगाल की अस्मिता, बंगाल की छवि को
निंदनीय बनाया है। ये उसका परिणाम है कि आज हम इस नंबर पे आए हैं। चुनाव आयोग 8 फेज का इलेक्शन सबको लेकर सवाल उठा दिए। इस बार ईवीएम तो ठीक रही ना? नहीं मैडम, देखिए ईवीएम जो है ना, हम तो आज भी आपको बोल रहे हैं, कल भी आपको बोलेंगे, अगर ईवीएम है तो वीवीपैट काउंटिंग को चालू करवाइए। ईवीएम शुड बी असिमिलेटेड विद वीवीपैट। आप लोग चलाइए इसका मुहिम, आप लोग करिए इसका चैनलाइजेशन, और आपको पता चलेगा वोट भी बढ़ेगा, टीआरपी भी बढ़ेगा। हम आज भी बोल रहे हैं इलेक्शन कमीशन को ईवीएम के साथ वीवीपैट को काउंटिंग की प्रथा चालू करनी चाहिए ऑन अ रिस्पॉन्सिबल नोट। एवरी सिटीजन, इवन यू और इवन मी, हमको जानकारी नहीं होनी चाहिए कि हमारा वोट कहाँ गया है। अगर वो स्लिप निकल रहा है उसके ऊपर अगर सरकार पैसे खर्च कर रही है तो क्या वो डस्टबिन है? तो वो तो दिखता है बना रहे हैं? जब वोटिंग हो रही है तो वो दिखती है ना स्लिप, वो दिख रही है आप वोटर पैसा को। देते हैं, आपको ट्रैफिक का टिकट मिलता है, आप उसको सबमिट करते हैं। हम एक वोट दे रहे हैं, वो सबमिशन नहीं होना चाहिए, उसका काउंटिंग नहीं होना चाहिए। नहीं क्यों सुप्रीम कोर्ट के जज ने बोल दिया तो भाई ठीक है, उनको मिल गया पार्लियामेंट में जगह। सर, पांच मशीन। अरे कब ये देश हमारा देश है मैडम? हम चाहते हैं मीडिया है, आप हमारा बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ है, स्तंभ रहिए। अभी भी आपको ईवीएम पर सवाल है आपके मन में? 208 हमारे टीएमसी का आंकड़ा 208 परस्पर है। ईवीएम में अभी भी आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ी है? के साथ वीवीपैट का काउंटिंग की प्रथा चालू करें। अच्छा सुनिए मानव, इलेक्शन कमीशन ने आज से करीब 1-1.25 साल पहले खुला ऑफर दिया था, आइए और इस मशीन में छेड़खानी करके दिखाइए। तो मानव जायसवाल, आपको तब तरकीब नहीं आती थी या आपने सुना नहीं था? सर, मैं आपको इसका परस्पर उत्तर देता हूं सर। आप आज के डेट में, भगवान ना करे कोई भी हम लोग कोविड से ग्रसित हो जाए और अस्पताल पहुंचे और डॉक्टर बोलेगा हम आपको बिना छुए आपको इलाज करवाना है, तो बोलिए हम आपको छुएंगे नहीं। छूने की भरपूर इजाजत थी, घर ले जाने की इजाजत नहीं थी। मिसलीड मत करिए, मिसलीड मत करिए मानव। मैं लगातार 72 घंटे तक फॉलो कर रहा था इस स्टोरी को। एक पार्टी नहीं पहुंची, एक पार्टी नहीं पहुंची, एक पार्टी नहीं पहुंची। सब एकमात्र पार्टी आम आदमी पार्टी थी जो ये कह रही थी हमको मशीन दे दीजिए, हम घर ले जाके आपको करके दिखाएंगे। सर इतने मापदंड है, प्रभु विष्णु इसी में कोई नहीं गया। पूरी इजाजत थी, खुद नेता को भी नहीं करना था। चुनाव आयोग ने कहा था अपने साथ ले आइए किसी भी एक्सपर्ट कंसल्टेंट को। अगर ईवीएम पे भरोसा नहीं था माना तो चुनाव क्यों लड़े आप? और अब तो चुनाव जीत गए, इस बहस को खत्म करिए। वापस 208 210 सीटें आ रही हैं आपको। क्यों देश के चुनाव आयोग पर, क्यों देश की चुनाव आयोग की तकनीक पर सवाल खड़ा कर नीचा दिखाते हैं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर? आपको बोल रहे हैं कि वीवीपैट को काउंट करिए, तो क्या गलत कर रहे हैं? अरे वीवीपैट को काउंट करिए ना, स्टार्ट करिए ना। अरे पता लगा काउंट कर आप हार गए। करवा दीजिए, ये सिस्टम में आ जाइए, क्या तकलीफ है? आप लोग सब वीवीपैट को लेकर मुहिम चलाइए ना, कम से कम विपक्षी दलों को तो एक साथ जोड़िए। आप लोग फैसला कीजिए कि नहीं लड़ेंगे चुनाव जब तक कि वीवीपैट की ये जो टेरिटरी है ना मैडम होगी, ये फैसला ले। ये जो टेरिटरी है, हम पर्सनली, हम लोग का बंगाल में एक संगीत है, एकला चलो रे। हम पहले अकेले तो स्टार्ट करेंगे और हमारी नेत्री ने स्टार्ट कर दिया। चलें ठीक है सर, आपको शुभकामनाएं, लेकिन जल्दी से जरा सौरभ सिकदर साहब के पास चलते हैं। सौरभ सिकदर जी, आज सवाल बीजेपी से ये पूछा जाएगा कि अभी तक आप लोग टीएमसी को घेरते थे ये कहकर कि साहब ये तो हिंसा के बल पर चुनाव जीत जाते हैं। इस बार तो सारी सेंट्रल फोर्सेस लगी हुई थी और टीएमसी की ये जबरदस्त जीत नजर आ रही है सर, 208। नहीं, 208 जीत नहीं नजर आ रहे, 208 में आगे चल रहा है और अभी तक आधा भी काउंटिंग नहीं हुआ है। जहां 26-27 राउंड तक काउंटिंग होगा वहां पे अभी मुश्किल से ज्यादातर जगह में 8-9 राउंड तक का काउंटिंग हुआ है। सर 2:30 बजने वाला है सौरभ सिकदर जी, 2:30 बजने वाला है सर। मतलब 10:30 बजे आप ये बात कहते और कह रहे हैं आपके नेता लगातार, उसके बाद 12:30 बजे भी यही बात थी। अभी सर 2:30 बज रहा है, अभी भी सेम स्क्रिप्ट, सेम नैरेटिव। थोड़ा बदलिए सर, थोड़ा बदलिए। चलिए अच्छा नंबर दीजिए, चलिए 200 पार वाली बात तो गई, अभी नया नंबर तो दीजिए। बाकी है आप बता दीजिए कितने राउंड काउंटिंग है, कितने राउंड बाकी है। मैं तो आपसे पूछ रही हूँ, आप मुझे नंबर दे दीजिए, आप मुझे बता दीजिए। 200 पार अभी भी बता रहा हूँ, 50% भी अभी काउंटिंग नहीं हुआ है, 50% भी काउंटिंग नहीं हुआ है। आपके सामने बिहार का एग्जाम्पल है जो 50% काउंटिंग होने के बाद कैसे चेंज हो गया था।
तो इसीलिए ठीक है, टीएमसी अच्छा कर रहा है, टीएमसी 200 सीट पे आगे चल रहा है, लेकिन अभी हम लोगों ने कहीं पे हार नहीं माना है। सर, क्या बिहार का बार बार आप लोग जिक्र करके उदाहरण दे रहे हैं। गैप तो देखिए, इतना गैप थोड़ी था बिहार में जितना यहाँ पर है। यहाँ 100 सीट से ज्यादा का गैप है सर। बिहार में कोई 100 सीट से ज्यादा का गैप था क्या? बिहार का एग्जाम्पल सब लोग रट कर आ रहे हैं, लेकिन बिहार में इतना गैप तो नहीं था। बिहार से ज्यादा सीट भी तो है बंगाल में, तो इसीलिए थोड़ा इंतजार करते हैं ना, 12-14 राउंड के बाद फिर इसमें टिप्पणी करते हैं। ठीक है, मानव जायसवाल जवाब दीजिए। मानव जायसवाल वो कह रहे हैं कि जल्दबाजी होगा, अभी कह देना कि 2 मई दीदी छा गई। वो कह रहे हैं रुकिए, शाम होते होते तक 2 मई दीदी गई। मानव जायसवाल देखिए मैडम, जो भी रिजल्ट होगा उसका सम्मान है। अभी भी हम सौरभ भाई का भी सम्मान कर रहे हैं, लेकिन हमारी नेत्री ने हमको ह्यूमिलिटी सिखाई है, लोगों को सम्मान करना सिखाया है। हम वो संस्कार में बैठे हैं कि भाई जीत हो या हार हो, हम सबके साथ हैं। टीएमसी घरे घरे, हरे कृष्णा हरे हरे, टीएमसी घरे घरे। और मैं आपके माध्यम से अनुरोध कर रहा हूं, आज भी अनुरोध कर रहा हूं, अहंकार का चश्मा छोड़ें, घृणा मन से निकालें, हाथ मिलाएं, हम लोग अच्छा हिंदुस्तान बनाएंगे। हम लोग सच हैं। आइए सौरभ, हमारे मन में प्रेम है, आपके मन में प्रेम है, हम लोग प्रेम से जिएंगे और प्रेम से लोगों के साथ जुड़ेंगे। ये आप पर कटाक्ष कर रहे हैं सौरभ सिकदर जी, समझ रहे हैं ना आप इस बात को? ये बंगाल चुनाव में जिस तरीके की नफरत देखी गई, जिस तरीके के बयानबाजी हुई है, उसे लेकर आप पर हमला है। रमना जी, मैं निकल रहा हूँ, नमस्कार। अवस्थी जी नमस्कार। आप बता रहे हैं वही आपका आज जो बात आप बता रहे हैं, वही बात आपका दल भी वही बात को मानते। अभी तक नतीजा आया नहीं और बीजेपी के ऊपर हमला शुरू हो गया है। हमारा जो मुख्य निर्वाचनी कार्यालय है कलकत्ता के अंदर हेस्टिंग ऑफिस में अभी हमला हुआ है, अंदर टीएमसी का सपोर्टर लोग घुस गया है। तो अभी तक जो है कोई नतीजा आया ही नहीं। रुझान में अगर ऐसा करेगा, इसके बाद क्या होने वाला है, इसमें भी चर्चा करना जरूरी है। आप यहाँ पे बोल रहे भाईचारा के बाद, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके दल जो है इसको मानते हैं क्या, ये अपने आप को प्रश्न कीजिए। ठीक है सर, आप ये आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के दफ्तर पर हमला हुआ है, कानून व्यवस्था को लेकर आप एक बार फिर से सवाल खड़ा कर रहे हैं, और यही तो आप करते आए हैं। इससे पहले लगातार हमने देखा कैसे बीजेपी कहती थी ये बंगाल पुलिस नहीं, ये टीएमसी की कार्यकर्ता की तरह काम करती है पुलिस। ये आरोप आपने लगाए, पूरा चुनाव आप लोगों ने निकाल दिया, लगा देते राष्ट्रपति शासन, तब तो लगाया नहीं, अब फिर वही कहानी। मैं जरा सा एक्सपर्ट्स का जल्दी से रुख करती हूँ। हमारे साथ अभय दुबे जी भी मौजूद हैं, रशीद किदवई साहब भी मौजूद हैं। अभय दुबे जी, अभी तक के जो आंकड़े हम देख रहे हैं, टीएमसी 206, बीजेपी 83, इसके मायने किस तरीके से समझे जाए? देखिए, अगर ये आंकड़े यही अभी 1-1.5 घंटे तक और रहते हैं तो ये ममता बनर्जी की लहर है। ये एंटी इनकम्बेंसी की बातें तो भूल जाइए, ये प्रो इनकम्बेंसी की लहर है। जब इतनी सीटें और इतने वोट 48-49% वोट किसी पार्टी को मिलते हैं और जो भारतीय जनता पार्टी के तोपखाने के मुकाबले लड़ रही हो, तो समझिए समाज के हर तबके ने उसको बड़े पैमाने पर वोट किया है। ये केवल मुसलमानों का वोट नहीं है, ना ही केवल स्त्रियों का वोट है, ये बड़े पैमाने पर उस हिंदू समाज का भी वोट है जिसको भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण के जरिए अपने पक्ष में करना चाहती थी। हमें इस बात में अब कोई संदेह नहीं रह जाना चाहिए। हाँ, अगर जैसा कि भाजपा के प्रवक्ता लोग और नेता लोग लगातार ये कह रहे हैं, टीवी पे मैं सुबह से सुन रहा हूँ कि कोई चमत्कार होने वाला है, रात को 12 बजे तक पूरी तस्वीर पलट जाएगी और भाजपा के 200 हो जाएंगे और टीएमसी के 80 रह जाएंगे। अगर इस तरह का कोई चमत्कार होता है तो चमत्कार को नमस्कार, हम सब लोगों को उस चमत्कार को नमस्कार कर लेना चाहिए, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा चमत्कार होने वाला नहीं है। ये प्रो इनकम्बेंसी की, ममता बनर्जी की, टीएमसी की लहर है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है हमारे पास तो खोने के लिए कुछ नहीं था, ये सबसे बड़ा झूठ है। देखिए, अगर आज भाजपा चुनाव जीत रही होती, 150 के आसपास उसकी बढ़त हो रही होती, तो आज क्या विश्लेषण कर रहे होते, इसका हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं। भाजपा की केंद्र सरकार इस वक्त 3 बड़े संकटों का सामना कर रही है। पहला राजनीतिक संकट है जो किसान आंदोलन के कारण दिल्ली की सीमाएं 3 तरफ से घिरी हुई हैं, उसके कारण पैदा हुआ है। दूसरा विदेश नीति का संकट है जो चीन के साथ सीमा विवाद से पैदा हुआ है। तीसरा सबसे बड़ा अर्थनीति का संकट है, देश की अर्थनीति बिल्कुल नीचे जा रही है, कोरोना की वजह से और भी रसातल में जा रही है। अगर बंगाल का चुनाव भाजपा जीत जाती तो बड़े पैमाने पर इन तीनों संकटों को प्रबंधित करने का, मैनेज करने की उसकी क्षमता बढ़ जाती। बंगाल का चुनाव जिस बुरी तरीके से वो हार रही है, उसका मतलब ये है कि ये संकट और भी ज्यादा तीखे होंगे। राजनीतिक बीच में टोक रहा हूँ, आपको प्रतिक्रियाएं भी आती जा रही है, वो भी सुन लेते हैं।
जी ममता बनर्जी के कैबिनेट मंत्री रहे सुजीत बोस से बात की है मेरे सहयोगी कुंतल ने। एक बार बात कर लेते, सुन लेते क्या कहा सुजीत बोस ने। और हमारे साथ है तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और दमकल मंत्री सुजीत बोस। सुजीत दा, तृणमूल कांग्रेस 200 के पार, ऐसा मतलब उम्मीद किया जा रहा था। तृणमूल कांग्रेस के जो बड़े समर्थक है वो भी उम्मीद कर रहे थे कि शायद 170, 175, 180, लेकिन 200 के पार रुझानों में फिर भी क्या कहेंगे? देखिए, मेरा जो लीडर है ममता बनर्जी जो प्रथम दिन से यही बोला है, काल भी बोला है, 2/3 मेजोरिटी लेके टीएमसी गवर्नमेंट हम लोग बनाएंगे। हमारा जो लीडर बोला है ममता बनर्जी पूरा कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं, और मेरा यूथ लीडर भी है अभिषेक बनर्जी भी बोला है। तो हम लोग तो जो रिजल्ट है वो रिजल्ट तो पहले ही बोल दिया है ममता बनर्जी, क्योंकि ममता बनर्जी का कॉन्फिडेंस है बंगाल का। बंगाल में जितना काम किया है, जितना डेवलपमेंट काम किया है ममता बनर्जी, एक काम का फल ये है। और दूसरा साइड में बीजेपी जैसे ममता बनर्जी के जितना गाली दे रहा है, उसका जितना लीडर है ममता बनर्जी को जो जितना गाली दिया है, और अभिषेक बनर्जी को भी जो कुछ बोला है, इसको जवाब दिया है। आपको क्या लगता है कि नेशनल पॉलिटिक्स में भी कहीं ना कहीं ये जो रिजल्ट्स है इसका असर देखने को मिलेगा इसके आगे? देखिए, हम लोग बोल रहे हैं जो ममता बनर्जी वो बंगाल का लीडर, नेशनल लीडर भी है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी उनका कॉन्फिडेंस, उनका ऑनेस्टी सारा देश में जानते हैं, और सारा विश्व में सब जगह में ये रिजल्ट जानने के लिए सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं। तो अभी तो रिजल्ट हो गया है, आप लोग देख रहे हैं 208 में हमारा पार्टी आगे बढ़ रहा है 200 के ऊपर में। दीदी भी बोला है 2/3 मेजोरिटी हम लोग पाएंगे। तो हम लोग का यही, हम लोग का जीतेंगे जरूर। और लोग गुस्सा का जवाब ममता बनर्जी को जो गाली दिया है जो मीटिंग में, हमारा लड़के का बहुत, हमारा जो लड़की लोग जो है हमारा इधर, उसका सम्मान भी है, उसका जो सम्मान खराब कर रहा है। हमारा जो महिला लोग को जो सम्मान खराब करता है, वो लोग मानुष मानता नहीं है। एक आखिरी सवाल, तमाम स्टार प्रचारक, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिथुन चक्रवर्ती, वो यहाँ आकर रैलीज की है, रोड शोज किया, इसके बावजूद भी ममता बनर्जी यहाँ से जिस तरह से जीत हासिल की है, क्या कहेंगे आप? ये फिर से वही दर्शाता है कि ममता बनर्जी अकेली भी ये इतनी बड़ी लड़ाई जो है ये लड़ सकती है। ममता बनर्जी का स्पीड भी है, हम लोग तो आज से देखते नहीं, बहुत दिन से ममता बनर्जी के साथ हम लोग पार्टी करते हैं, हम लोग जानते हैं उसका जो लड़ाई है मानुष के लिए लड़ाई है। ये लड़ाई मानुष समर्थन किया है। और बंगाल में हम लोग बार बार बोला है ममता बनर्जी तो बंगाल का लोग भी चलाएगा। दीदी भी हम लोग बोला है बांग्ला में के चाहिए स्लोगान, हम आप लोग जानते हैं हमारा। तो लोग राय दिया है, ममता दी को राय दिया है, और ये राय बहुत गुरुत्वपूर्ण राय आज के 2024 के लिए बहुत गुरुत्वपूर्ण राय है। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो सुना आपने, कुंतल को बात कर रहे थे सुजीत बोस से, और कुल मिलाकर खुशी का माहौल है, सेलिब्रेशन का माहौल है। और सिर्फ 1 मिनट का ब्रेक यहाँ ले रहा हूँ, फिर यशवंत देशमुख हमारे साथ होंगे। और इसको बड़ी खुशी के साथ बता सकता हूँ कि यशवंत देशमुख ने जो प्रेडिक्ट किया ओपिनियन पोल से लेकर एग्जिट पोल तक, लगभग उसी दिशा में नतीजे आए हैं। अमूमन ऐसा होता नहीं है जब 5 अलग अलग तरह के विधानसभाओं को प्रेडिक्ट करना हो, और एग्जैक्टली सी वोटर और यशवंत देशमुख की टीम बधाई के पात्र है। ABP Sonja, जोश, जज्बा, जुनून।